अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 14 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और आप जानते हैं कि लेक्चर 13 में हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन का टॉपिक शुरू किया था। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चनर डिज़ाइन के पहले 3 स्टेप्स पढ़े थे। यहाँ से हम स्टेप 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चनर डिज़ाइन का स्टेप 4 है जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस को ओवरकम करना। देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये क्रूशल इसलिए भी है कि इसमें डिज़ाइन से ज़्यादा जो रिस्पोंडेंट है उसको आपने बेहतर करना है। वो उसमें इनएबिलिटी भी हो सकती है। इनएबिलिटी से मुराद है कि उसको किसी सवाल का जवाब आता नहीं है, या वो सवाल का जवाब तो आता है लेकिन जवाब देना नहीं आ रहा, या उसको सवाल ही समझ नहीं आया। और अनविलिंगनेस से मुराद ये है कि वो जवाब देना नहीं चाहता। तो हमने जो अपना क्वेश्चनर डिज़ाइन है इसको इस तरीके से लेके चलना है कि रिस्पोंडेंट्स की इनएबिलिटी को भी एड्रेस करना है कि वो ना हो, और इस तरीके से हमने उसे डिज़ाइन करना है कि जो अनविलिंगनेस है वो वाला भी पहलू ना आए। जी, इनएबिलिटी के 3 सोर्सेज हैं, और उसमें सबसे पहला तो ये है कि आपने रिस्पोंडेंट से जो सवाल पूछा वो इन्फॉर्मेशन उसे है ही नहीं, वो कभी उस इन्फॉर्मेशन से उसका वास्ता ही नहीं पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी खातून से पूछते हैं कि आपके हस्बैंड की अर्निंग या इनकम कितनी है। अब हो सकता है कि ना उन्होंने कभी पूछा हो अपने हस्बैंड से, और ना कभी हस्बैंड ने उन्हें अपनी इनकम बताई हो, तो वो इस सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इनएबिलिटी जो है वो आ जाएगी। दूसरा सोर्स ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन उन्हें पता तो थी लेकिन वो भूल गए। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि लास्ट टाइम आपने सूफी बनास्पति जब ख़रीदा था तो किस रेट पे ख़रीदा था, क्या प्राइस थी उसकी। अब हो सकता है कि उन्हें जहन में ही ना हो कि उस वक्त उन्होंने किस प्राइस पे ख़रीदा था। ये हफ्ता 10 दिन 20 दिन पुरानी बात हो सकती है, वो भूल गए। तीसरा जो है वो उन्हें जवाब तो आता है लेकिन जवाब देना नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे आप किसी से सवाल पूछते हैं कि जी, जो फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट है, जो किचन में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब ये एक टेक्निकल नौयत का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट हैं इसका जवाब ठीक तरीके से ना दे सकें। जवाब उनके जहन में तो हो, अंडरस्टैंडिंग तो हो उसकी, लेकिन किस तरह की वर्डिंग में जवाब देना है, किस तरीके से जवाब देना है, ये उन्हें पता ना हो। तो ये भी इनएबिलिटी का एक सोर्स बन जाएगा। ये जो इनएबिलिटी का पहला सोर्स था, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है ही और शी इज़ अनइन्फॉर्म्ड अबाउट एन आंसर। अब उन्हें नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि खातून को यही नहीं पता कि उनके हस्बैंड की इनकम कितनी है, या हो सकता है कि एक हस्बैंड जो हैं उन्हें ये नहीं पता कि जो ग्रॉसरीज का जो मंथली एक्सपेंस है वो कितना होता है। बिकॉज़ कि अगर जो खातून हैं वो सारी ख़रीदारी करती हैं तो हस्बैंड को हो सकता है ना पता हो, या सारी जो ग्रॉसरी है वो उसकी शॉपिंग ही हस्बैंड करते हैं, तो हो सकता है कि वाइफ को पता ना हो कि उसका जो एक्सपेंस है वो कितना बनता है। तो ऐसी सूरत में चांसेस क्या होते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उसके टेंटेटिव यानी अप्रॉक्सीमेट आंसर्स दे देते हैं, और ये जो टेंटेटिव आंसर्स हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि गलत हो। तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जब आप ये सवाल पूछें तो उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें डोंट नो की ऑप्शन भी यूज़ करें, ताकि अगर किसी को उस बारे में सही नहीं पता तो बजाय इसके कि वो मिसलीडिंग जवाब दे, वो डोंट नो की ऑप्शन जो है उसको टिक कर दे। इनएबिलिटी का जो दूसरा सोर्स आपने देखा था, जिसमें रिस्पोंडेंट जो है वो किसी इन्फॉर्मेशन को कुछ अरसे के बाद भूल गए और अब आप उनसे पूछ रहे हैं तो उन्हें उसका जवाब नहीं आता, इसे हम रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चंस कहते हैं। तो रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हें हमने अवॉइड करना है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं ज़रूरी नहीं कि हर एक की जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी हो। जैसे आपने सवाल किया कि भाई 4 साल पहले जो है वो लेबर की शॉर्टेज थी या नहीं,
अब किसी को ये कहाँ याद होगा कि 4 साल पहले जो लेबर मार्केट है उसकी सिचुएशन क्या थी, तो हमने इसे भी अवॉइड करना है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन किया, डू यू नो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स यू कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स, पिछले 4 वीक्स में आपने कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पी। अब ये भी एक रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी को हर वक्त ये जहन में नहीं होता कि किस दिन उसने कितनी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कंज्यूम की है। अब मज़े की बात यह है कि रिसर्च हमें बताती है कि ऐसे सवालों के जो जवाब हैं वो आम तौर पर रिस्पोंडेंट्स ओवर एस्टिमेट करके देते हैं। ओवर एस्टिमेट से मुराद है कि जितना उन्होंने प्रोडक्ट को कंज्यूम एक्चुअली किया वो उससे कहीं बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और ये जाहिर है कि इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग होगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने रोज़ाना 1/4 ऑफ लीटर सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो पी, 1 गिलास आप कह लें, तो इसका मतलब है कि एक माह में उसने तकरीबन 7 या 8 लीटर जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो कंज्यूम की। लेकिन अगर उसे याद नहीं है तो जब इस क्वेश्चन को वो रिप्लाई करेगा तो वो उसे 10 या 12 लीटर जो है वो हो सकता है बताए, जो कि एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। रिसर्चर के लिए ड्यूरिंग क्वेश्चनियर डिज़ाइन एक और बात भी अहम है कि वो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंडेबल बनाए, और उसके लिए वो उसको जितना ज़्यादा सिंपल हो सके वो वैसा बनाएगा। वो अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके एजुकेशनल लेवल को भी जहन में रखेगा। वो जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्रांसलेट भी करेगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे आपने अगर पाकिस्तान में किसी अंडर मैट्रिक से कोई क्वेश्चनियर फिल करवा रहे हैं और वो क्वेश्चनियर आपने इंग्लिश में बना दिया, तो चांसेस हैं कि बहुत सारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको वो समझ ही नहीं आएगा, तो वो या तो फिल नहीं करेंगे उसे या फिर वो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की होगी कि हम उसे ट्रांसलेट करें उर्दू में या जो भी उनकी लैंग्वेज होगी जिसमें उनके लिए आसानी है। फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। जो ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस हैं, रिस्पोंडेंट्स आमतौर पे उन क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं हैं पूरा, और पढ़े बगैर उसका जवाब दे देते हैं। इसलिए चूँकि उनकी जो मेमोरीज़ है ना वो लिमिटेड होती हैं, तो जब लिमिटेड मेमोरीज़ होंगी तो वो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे और पिछली इन्फॉर्मेशन भूलते जाएंगे, तो उसका जवाब आमतौर पे मिसलीडिंग हो सकता है। और फिर ये बोरिंग भी होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। जितना लेंथी क्वेश्चन होता जाएगा उतनी ही रिस्पोंडेंट की जो इंटरेस्ट है वो कम होती जाएगी। तो क्वेश्चंस को सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। अब जो रिकॉल डिपेंडेंस का एक इशू आया था उसको हम डिज़ाइन में बेहतर कर सकते हैं। जैसे देखें, आप अगर किसी से सवाल पूछते हैं कि व्हाट ब्रांड्स ऑफ सीरियल्स डू यू रिमेंबर बीइंग एडवर्टाइज्ड लास्ट नाइट ऑन टीवी, आपने कल टीवी पे कौन कौन से सीरियल्स के ऐड देखे। सीरियल्स कहते हैं ये जो मुख्तलिफ अजनास है, जैसे दलिया है, गंदम है, जौ है, जवार है, इन्हें सीरियल्स कहते हैं। तो आमतौर पे नाश्ते में जो है वो खाए जाते हैं। तो अब अगर आप उससे ये सवाल करेंगे कि कौन कौन से सीरियल्स के ऐड आपने टीवी पर देखे, तो इसको याद करना मुश्किल है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं कि आप मुख्तलिफ जो सीरियल्स के ब्रांड्स हैं वो लिस्ट डाउन कर दें, और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे सवाल करें कि इनमें से आपने कल टीवी पे कौन कौन से सीरियल्स के ऐड देखे। तो इसका जवाब देना अब ज़्यादा आसान हो जाएगा रिस्पोंडेंट के लिए। दूसरा जो फैक्टर है वो रिस्पोंडेंट्स की विलिंगनेस का है। इवन बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिस्पोंडेंट्स को जवाब आता है किसी सवाल का, लेकिन वो अनविलिंग होते हैं उसका जवाब देने के लिए। और अनविलिंग होने की दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन जो पूछी गई है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत पर्सनल है, और रिस्पोंडेंट उसका जवाब देना नहीं चाह रहे। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि उसका जवाब देने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगती है। तो इन दोनों केसेस में रिस्पोंडेंट जो है वो अनविलिंग होगा जवाब देने के लिए। तो या तो वो उसको ब्लैंक छोड़ देगा या फिर वो उसको जो है वो
शॉर्ट या मिसलीडिंग या इनकरेक्ट आंसर जो है वो दे देगा। जी, आप किसी बड़े सुपर स्टोर पे जाएं, ग्रॉसरी स्टोर पे जाएं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है ना वो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं प्रोडक्ट्स के। जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसमें आपको अ, जो कमोडिटीज़ हैं वो मिलेंगी। दूसरा जो है उसमें आपको कोई केमिकल्स मिलेंगे। तीसरा जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको कोई केचप या सॉसेस या जो सिरप्स हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। चौथे में आपको जो है वो बच्चों की कोई कैंडीज़ या चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मेडिसिन की एक अलग से हो सकती है और किचन वेयर्स का एक अलग से हो सकता है। जो वॉशरूम के लिए एसेसरीज़ हैं उनका एक अलग से डिपार्टमेंट हो सकता है। तो बिलफर्ज एक रिसर्चर है और वो जानना चाह रहा है कि एक रिस्पोंडेंट ने रिसेंटली किसी स्टोर से जो ग्रॉसरीज या मर्चेंडाइज परचेज़ किए हैं वो किस किस डिपार्टमेंट से किए हैं। अब इस सवाल को पूछने का एक गलत तरीका भी है और एक सही तरीका भी है। गलत तरीका वो होगा जिसमें चांसेस हैं कि रिस्पोंडेंट अनविलिंग होगा आंसर करने के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा एफर्ट और टाइम जो है वो लगेगा। जैसे आप देखें इसका रॉन्ग वे क्या है आंसर क्वेश्चन पूछने का। प्लीज़ लिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स फ्रॉम विच यू परचेज मर्चेंडाइज ऑन योर रिसेंट शॉपिंग ट्रिप टू अ डिपार्टमेंट स्टोर। तो अब अगर रिस्पोंडेंट को पूरी एक लिस्ट बनानी पड़े, बिलफर्ज वो 8 या 10 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसने परचेजिंग की है, तो वो 8 या 10 डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बनाना टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा लेबोरियस भी है, मुश्किल भी है। अब इसी सवाल को एक आसान और निस्बतन बेहतर अंदाज में पूछने का तरीका क्या है। इन द लिस्ट दैट फॉलोज प्लीज़ चेक ऑल द डिपार्टमेंट्स फ्रॉम विच यू परचेज मर्चेंडाइज ऑन योर मोस्ट रिसेंट शॉपिंग ट्रिप टू अ डिपार्टमेंट स्टोर। सवाल पूछने के बाद आपने नीचे जितने भी पॉसिबल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना दी। जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उसके अलावा आपने अदर, यानी अगर कोई मिसिंग है भी तो प्लीज़ स्पेसिफाई रिक्वेस्ट करके आपने अदर भी शामिल कर दिया। अब जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए आसानी ये हो गई कि उसने सिर्फ टिक करना है, जो उसके मुतलका 8 या 10 डिपार्टमेंट्स हैं उसको वो टिक करता जाएगा। सो इन दिस वे ये उसके लिए आसानी भी है, ये लेस टाइम टेकिंग भी है, ये उसके लिए ज़्यादा लेबोरियस भी नहीं है, और वो जो कोशिश होगी उसकी भी कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं या एम्बैरेसिंग हो सकते हैं, तो रिस्पोंडेंट ऐसे क्वेश्चंस को भी आंसर करने में हेजिटेंट होगा, अनविलिंग होगा। तो इसके लिए हमें जानना चाहिए कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जिस एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के जो कस्टम्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है, मॉरल्स हैं या ट्रेडिशन है कम्युनिटी के, वो किस तरह के सवाल हम पूछ सकते हैं और किस तरह के सवाल हमने डायरेक्ट नहीं पूछने। फिर इसमें कई तरह की चीज़ें, जैसे आप किसी से उसका लेवल ऑफ एजुकेशन या उसकी जो इनकम है वो कितनी है, उसके जो पॉलिटिकल व्यूज़ कैसे हैं या उसके जो रिलीजियस इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं, या उसके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं जैसे डाइवोर्स है या फैमिली प्लानिंग है या किसी एक्सीडेंट या क्राइम एक्टिविटी में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं उनके जवाब देने में वो हेजिटेंट होंगे, बिकॉज कि ये एम्बैरेसिंग हो सकते हैं और वो उसका जवाब नहीं देंगे, या अगर देंगे तो वो मिसलीडिंग हो सकता है। यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन है वो पूछने का सही तरीका आना चाहिए। जैसे आप किसी से अगर उसकी डायरेक्ट जो एनुअल इनकम है वो पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो हेजिटेंट हो किसी भी वजह से उसका जवाब देने के लिए। तो उसका एक निस्बतन बेहतर तरीका ये है कि आप इनकम की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बना लें और उनसे कहें कि भाई इन कैटेगरीज़ में जहाँ आप फॉल करते हैं उस कैटेगरी को मेंशन कर दें। तो रिस्पोंडेंट यहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो हेजिडेंट नहीं होगा, बिकॉज की जो कैटेगरी है वो रिलेटिवली सेफ है और आपको भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ना कुछ सही मिल जाएगी। जैसे यहाँ आप देखें कि आपने उसकी जो एनुअल इनकम पूछी है वो अंडर $25,000 हैं, या 25,000 से 50,000 हैं, या 50,000 से 75,000 हैं, या 75,000 से ज़्यादा है, तो वो कोई भी ऑप्शन इनमें से टिक कर सकते हैं।
एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है, वो सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और वो उसका जो जवाब है वो इस तरीके से देने की कोशिश करते हैं कि सोशली उस जवाब को या तो न्यूट्रल समझा जाए या उसको प्रेज़ किया जाए, लेकिन उसके लिए डिसलाइकिंग क्रिएट ना हो। तो इसी तरह से जब गुड बिहेवियर जो है वो समटाइम्स उसको ओवर रिपोर्ट किया जाता है और जो बैड या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको अंडर रिपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से सवाल पूछते हैं कि जी आप कितनी बार ड्रिंक करते हैं। अब सपोज़ वो साहब वाकई ड्रिंक करते हैं, लेकिन जब उनसे आप सवाल पूछेंगे तो वो उनके जहन में होगा कि जो ड्रिंकिंग है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में इसको बुरा समझा जाता है, इससे नफ़रत का इजहार किया जाता है। लिहाजा अगर वो इस चीज़ को शो करेंगे तो सोसाइटी उन्हें बुरा समझेगी। इसलिए चांसेस हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो या तो इस चीज़ को डिनाई कर देंगे, ड्रिंकिंग को, या वो इस सवाल का जवाब देने से हेजिटेंट होंगे, वो उसका जवाब देना ही नहीं चाहेंगे। फिर समटाइम्स जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं वो भी जो आपके आंसर्स हैं या इन्फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और रिस्पोंडेंट के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे तो जाहिर है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अफेक्ट होगी। जैसे अगर बर्ड फ्लू जो है ये गुजरा है और बर्ड फ्लू गुजरने के बाद आप एक सर्वे कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी लाइकिंग कितनी है जो चिकन से बनाई गई प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, तो जाहिर है कि जो बर्ड फ्लू रिसेंटली गुजरा होगा वो उनके बिहेवियर्स को अफेक्ट करेगा, और जितनी लाइकिंग होनी चाहिए थी नॉर्मल रूटीन में वो उससे बहुत कम आपके पास जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो एक्सटर्नल इवेंट्स को भी हमने जहन में रखना है कि क्या वो हमारे जो आंसर्स हैं उनको डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहे।